हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि आज हम जिस विषय में डिस्कस करने वाले हैं, इससे रिलेटेड मुझे काफी टाइम से कमेंट्स आ रहे थे और स्टूडेंट चाहते थे कि सर आप प्लीज इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि आफ्टर 12th हमको बी फार्मेसी करना चाहिए या बीएससी नर्सिंग। इनमें से ऐसा कौन सा कोर्स है जो आपके लिए बेस्ट रहेगा और जिसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज रहेगी। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों कोर्सेज के फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा और अपनी राय भी दूंगा। तो ज्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम जिस कोर्स के बारे में बात करेंगे वो होगा बी फार्मेसी। जी हाँ, बैचलर ऑफ फार्मेसी। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप बी फार्मेसी करते हैं आफ्टर 12th 12वीं करने के बाद, तो आप इसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है उसके बारे में बताता हूं आपको कि क्या क्या आपको जॉब मिल सकती है। यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप बी फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपकी जो 11th और 12th होनी चाहिए वो या तो मैथ्स से होनी चाहिए, मतलब आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए वो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स होना चाहिए, या बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। कहने का मतलब ये है कि बायोलॉजी और मैथ्स दोनों जो एरिया हैं उनके स्टूडेंट्स जो हैं वो बी फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक हो गई बात। अब हम यहां पर देखते हैं कि आफ्टर बी फार्मेसी आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं। सबसे पहले तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं। जी हां, आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन जाते हैं, जिससे कि आप अपना खुद का एक मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं। आप चाहे तो गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं एज ए फार्मासिस्ट, जहां पर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर काम कर सकते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी एजेंसीज हैं जैसे कोल डिपार्टमेंट हो गया, रेलवे हो गया, इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटीज हो गई, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी फर्म्स हैं उन सभी के अपने खुद के हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पर आप एज ए फार्मासिस्ट वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आप फार्मा इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे, जी हाँ, चाइना के बाद भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो है वो बनाता है। तो और वहां पर जो सबसे पहले प्रेफरेंस जिनको दी जाती है वो होते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी। जी हाँ, बी फार्मेसी कोर्स को जो है वो बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री के लिए ही डिजाइन किया गया है। मतलब अगर आप बी फार्मेसी कोर्स कर रहे हैं तो आपको पूरी एजुकेशन जो है जिस तरीके से दी जाएगी, जो इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप अपनी खुद की फार्मा इंडस्ट्री तक ओपन कर सकते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जो सबसे पहले जिन लोगों को रिक्रूट किया जाता है वो बी फार्मेसी कैंडिडेट होते हैं। फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आप डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, आर&डी डिपार्टमेंट। ये सारे वो डिपार्टमेंट होते हैं जहां पर आप जाके वर्क कर सकते हैं। उसके बाद होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। देखिए, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल ये होता है कि आप यहाँ पर हॉस्पिटल्स के अंदर काम करते हैं और डॉक्टर्स के साथ मिलके यहाँ पर आप डॉक्टर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ मतलब एक तरीके से फार्मासिस्ट का ही रोल आपको प्ले करना है। बट आप वहाँ पर क्लिनिकल रिसर्च में भी जुड़ सकते हैं डॉक्टर्स के साथ में। आपको ये भी बोला जा सकता है कि आपको ऑपरेशन थिएटर में भी रहना है, वहां पर भी उनकी हेल्प करनी है। तो इस तरीके से आप ऐसे क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये भी होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कि आपको जो पेशेंट होता है उसकी पूरा रिकॉर्ड आपके पास होता है, उसको क्या ड्रग देनी है, उसकी पूरी थेरेपी आपके थ्रू होती है। आप प्रॉपर वे में ड्रग की एक्टिविटी पेशेंट की देखते हैं कि किस तरीके से पेशेंट जो है वो रिकवर हो रहा है, ड्रग एक्टिव हो रही कि नहीं हो रही है। अगर ड्रग इनएक्टिव हो रही है तो आप डॉक्टर्स के साथ मिलके नई ड्रग थेरेपी उनके साथ डिजाइन कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं। ये सारा काम किसका होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है। और यहाँ पर आपको हॉस्पिटल्स में काम करना होता है। एरिया है वो है एकेडमिया। जी हाँ, आप आफ्टर बी फार्मेसी करने के बाद आप चाहे तो एम फार्मेसी कर सकते हैं, उसके बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं और आप कॉलेजेस में जाके टीचिंग भी कर सकते हैं एज ए टीचिंग एरिया, रिसर्चर्स, और उसमें अपना करियर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद होती है रेगुलेटरी एजेंसीज। जी हाँ, भारत सरकार की डिफरेंट रेगुलेटरी एजेंसीज हैं जो कि ड्रग्स से रिलेटेड वर्क करती हैं। उनके साथ उनके एग्जाम क्वालिफाइड करके, जी हाँ, यहाँ पर आपको अगर काम करना चाहते हैं तो आपको इनका एग्जाम क्वालिफाइड करना होगा और एग्जाम क्वालिफाइड करने के बाद ही आप इन रेगुलेटरी एजेंसी के अंदर काम कर सकते हैं। जैसे जो सबसे कॉमन जॉब होती है वो ड्रग इंस्पेक्टर की होती है। एज ए ड्रग इंस्पेक्टर भी आप वर्क कर सकते हैं, या डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स की जो सेंट्रल लेबोरेटरीज हैं वहां पर भी आप वर्क कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर हमने डिस्कशन किया कि आफ्टर बी फार्मेसी आपके पास क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए अब हम ये डिस्कशन करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक चीज और क्लियर कर दूं कि मैंने यहां पर जो कैरियर अपॉर्चुनिटीज बताई है वो मैंने काफी बेसिक कैरियर अपॉर्चुनिटीज आपको बताई है आफ्टर बी फार्मेसी। मतलब ये जॉब तो आपको मिलनी है। मतलब ये वो सेक्टर्स होते हैं जहां पर सबसे पहले बी फार्मेसी स्टूडेंट्स को ही रिक्रूट किया जाता है। इसके अलावा भी काफ़ी ऐसे सेक्टर्स हैं जो आज के समय में बी फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए ओपन होते जा रहे हैं, क्योंकि ये हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड एक सेक्टर है और उसके बाद भी उसके अलावा ड्रग्स से रिलेटेड
तो और भी ऐसे काफ़ी ऐसे नए सेक्टर्स हैं जो कि बी फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए ओपन हो रहे हैं और उसके ऊपर मेरे काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के उन सेक्टर्स के बारे में और भी जानकारी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी भी सेक्टर के अंदर जॉब चाहते हैं तो उनसे रिलेटेड इंटरव्यूज कैसे होते हैं, उनके अंदर किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेट किए जाते हैं, इसके ऊपर मेरे पहले से काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, तो आप उन वीडियोस को देख के भी और भी ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने काफ़ी बेसिक जानकारी आपको दी है, क्योंकि अभी आप केवल ये चूज करना चाहते हैं कि मैं बी फार्मेसी करूँ कि बीएससी नर्सिंग करूँ, तो मैं आपको केवल यहाँ पर बेसिक जानकारियाँ दे रहा हूँ। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि बी फार्मेसी करने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सबसे पहले मैं आपको फायदे बता देता हूं कि अगर आप बी फार्मेसी करते हैं 12th के बाद तो उसके आपको क्या फायदे होंगे। सबसे पहला जो है वो है डाइवर्स कैरियर पाथ। जी हाँ, आफ्टर बी फार्मेसी आपका जो कैरियर पाथ होता है वो काफी डाइवर्स हो जाता है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर से रिलेट करता है ये। और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि ये एक ऐसी लाइन है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता है। लोग बीमार होते रहेंगे, दवाइयाँ खाते रहेंगे। लोग मोबाइल के बिना रह सकते हैं, गाड़ियों के बिना रह सकते हैं, बट दवाइयों के बिना नहीं रह सकते अगर वो बीमार हो जाते हैं। तो लोगों की सबसे पहली प्रायोरिटी जो होती है वो हेल्थ होती है, इसीलिए हेल्थ सेक्टर के अंदर कभी भी डाउनफॉल नहीं आ सकता है। उसके अलावा ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। देखिए, वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि भारत दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ड्रग्स बनाता है और हो सकता है कि आने वाले समय में भारत दूसरे से पहले नंबर पे आ जाए, मतलब चाइना को भी पीछे कर दे। इस तरीके से भारत की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है। हर रोज, मतलब हर हफ्ते ही पकड़ लीजिए, नई फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो भारत के अंदर इंट्रोड्यूस होती हैं और उसका डेवलपमेंट कंटिन्यूसली होता जा रहा है। तो आने वाले समय में फार्मा और भी आगे ग्रो करेगा, क्योंकि हेल्थ सेक्टर तो अभी स्टार्ट हुआ है भारत के अंदर। अभी इंडिया में नए नए मेडिकल कॉलेजेस बनते जा रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल्स हो रहे हैं और आप खुद ही जानते होंगे कि भारत के अंदर अभी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो केवल अभी छोटे बड़े शहरों के अंदर है। गांव रीजन में या छोटे कस्बों के अंदर अभी तक हॉस्पिटल्स नहीं आए हैं। तो आप सोचिए कि जब इन एरिया के अंदर भी हॉस्पिटल्स आना स्टार्ट होंगे तो ड्रग्स की सेल और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी और ये सेक्टर और काफ़ी ग्रो करेगा। अभी भारत के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो केवल अभी कस्बे लेवल तक ही आए हैं। छोटे गाँव के अंदर अभी ना प्राइवेट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स तो अवेलेबल होते हैं बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स अभी अवेलेबल नहीं है। बट आने वाले समय में जो अभी टाइम चल रहा है जिसमें प्राइवेट सेक्टर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो आने वाले समय ऐसा भी आएगा कि छोटे छोटे शहरों के अंदर भी आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स मिलेंगे, अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी और तब यहाँ पर ये सेक्टर और भी तेज़ी से ग्रो करेगा। यहाँ पर आपको सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है। वो देखिए, यहाँ पर सैलरी तो आपको अच्छी मिलेगी, चाहे आप फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जाएँ या आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करें। वहाँ जब मेडिकल स्टोर ओपन करेंगे तो वहाँ सैलरी तो होगी नहीं, वो तो आपका बिजनेस होगा। बट अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कोई जॉब करते हैं तो यहाँ पर सैलरी इंक्रीमेंट काफ़ी अच्छा मिलता है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहता आया हूँ, मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर हम जिन 2 डिग्रीज की बात कर रहे हैं, दोनों की दोनों डिग्रीज जो होती है ना वो हेल्थ से रिलेट करती हैं। और हेल्थ के अंदर वही पर्सन सक्सेसफुल हो पाता है जिसके पास नॉलेज होता है और स्किल होती है, तभी आप यहाँ पर परफॉर्म कर पाएंगे। वही सेम यहाँ पर भी है कि अगर आप बी फार्मेसी के बाद आप किसी भी सेक्टर के अंदर जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फार्माकोलॉजी का नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए। चाहे आप रिसर्च में जाएं, चाहे आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर ओपन करें, फार्मा इंडस्ट्री में जाएं या गवर्नमेंट जॉब में जाएं, यहाँ पर आपका अगर नॉलेज नहीं होगा आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और आपकी गलती से अगर किसी को, पेशेंट को हार्म हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो यहाँ पर आपकी जॉब भी जा सकती है। ये इस लाइन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर वो स्टूडेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं जो अपने कॉलेजेस के अंदर अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, अच्छा नॉलेज गेन नहीं करते हैं, अच्छी स्किल डेवलप नहीं करते हैं, वो इस सेक्टर के अंदर आगे नहीं जा पाते हैं। देखिए, इंजीनियर अगर गलत गाड़ी बना दे, गलत मोबाइल बना दे, गलत घर बना दे, गलत पुल बना दे, तो उसको तोड़ के फिर भी सही करा जा सकता है। बट अगर कोई फार्मासिस्ट किसी भी पेशेंट को गलत दवाई दे देगा, उससे उसकी डेथ हो जाती है, उसको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं, फिर वो एक बहुत बड़ी प्रोसेस हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों सेक्टर के अंदर कितना ज़्यादा डिफरेंस है। इसीलिए यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको इस लाइन के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपके पास अच्छा नॉलेज होना चाहिए और अच्छी स्किल होनी चाहिए। उसके बाद होती है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। जी हाँ, फार्मा सेक्टर के अंदर कंटिन्यूसली रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अंदर चेंजेस होते रहते हैं, तो आपको उन गाइडलाइंस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उसके बारे में अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि किन गाइडलाइन के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या अगर कोई नया कानून आया है, कोई लॉ आया है, कोई भी
चेंजेस हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, तो उससे रिलेटेड आपको अपडेटेड रहना होता है और यही इस लाइन का डिसएडवांटेज भी है।